ख़वातीन व हज़रात आदाब, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ पर अपना पसंदीदा प्रोग्राम सलाम जेके, और सलाम जेके प्रोग्राम लेकर मैं साहिल अमीन आपकी खिदमत में हाजिर। और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है मेरे को एंकर इशफाक गौहर। इशफाक गौहर, प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका साहिल अमीन, और सामीन मोहतरम आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि इस खलूस और मोहब्बत जो आपकी मुसलसल मिल रही है इस प्रोग्राम और चैनल के हवाले से, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और मेरी तरफ से सुबह बखैर हो। नाजरीन, प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात करते हैं। रियासत की सियासी सूरत हाल पर, समाजी और मजहबी मामलात पर बात करते हैं, और हम आज दिन भर जो खबरें चर्चा में रहेगी उन पर तज्ज़िये और तबसरे करते हैं। लेकिन सबसे पहले प्रोग्राम में हम बात करेंगे वादी की, जहां पर 2 पार्लिमानी नशस्तों के लिए ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं। इशफाक गौहर, आपसे जानना चाहूँगा कि आज जो अनंतनाग पार्लिमानी सीट है वहाँ पर जो PDP के उम्मीदवार तसद्दुक मुफ्ती और कांग्रेस के उम्मीदवार गुलाम अहमद मीर अपने कागजात नामजदगी दाखिल करने जा रहे हैं। और इसी तरह से अगर श्रीनगर सीट की हम बात करेंगे, वहाँ पर मज़ीद चंद लोगों ने अपने कागजात नामजदगी दाखिल किए हैं। किस तरह का माहौल बना हुआ है, और श्रीनगर सीट की अगर हम बात करेंगे, कौन कौन सी पार्टी मज़ीद इस बार मैदान में आई है? देखिए साहिल, अगर लोकसभा चुनाव की हम बात करें, चूँकि ये बाई इलेक्शंस है और ये बाई इलेक्शंस उस वक्त रियासत में हो रहे हैं जब रियासत 6 माह के टर्माइल से बाहर आ रहा था। हालात आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होने की ओर जा रहे थे, कैलेंडरों का सिलसिला बंद हो रहा था और आहिस्ता आहिस्ता करके लोग वापस अपनी ज़िंदगी को बहाल करने की कोशिश में थे। और इस बीच एक कॉन्स्टिट्यूशनल मजबूरी के बीच इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने दोनों जो लोकसभा के बाई इलेक्शन है उसके अनाउंसमेंट कर दिए, क्योंकि आगे फिर आपने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए जाना है, जो हम बार बार कह रहे थे। इसलिए ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन थी, कॉन्स्टिट्यूशनल मजबूरी थी, जिसको पूरा किया गया। बहरहाल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की नोटिफिकेशन आने के साथ ही हलचल जो है पार्टियों के अंदर, अवाम के अंदर अभी उतना नहीं है, पार्टियों के अंदर जो है वो हलचल थोड़ी सी तेज़ हो गई है। और अभी अगर आप श्रीनगर की बात करेंगे तो श्रीनगर में भी मीटिंगों का सिलसिला जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से शुरू किया गया है। अगर आप देखेंगे जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जो हिज़्ब इख्तिदार वाली जमात है, तो हिज़्ब इख्तिदार ने भी श्रीनगर पार्लिमानी नशस्त को 2-4 हिस्सों में बांट दिया है और 2-4 जोनों को अपने अपने जोनल इंचार्ज, चाहे वो मिनिस्टर है या MLCs है, उनको इंचार्ज बनाया गया है। और वो कैंपेनिंग का जो प्रोसेस है वो अभी डोर टू डोर या अपने वर्कर्स साथ मिलकर चला रहे हैं। और अब माना जा रहा है कि आने वाले 2-4 रोज़ के अंदर अंदर अब छोटी छोटी जो जलसे हैं मुख्तलिफ असेंबली सेगमेंट्स के अंदर वो भी देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे, श्रीनगर सिर्फ श्रीनगर नहीं है बल्कि ये गांधरबल भी है और बडगाम भी है। अगरचे श्रीनगर में आपको जलसे जुलूस थोड़े से कम नज़र आएंगे, लेकिन गांधरबल और बडगाम के अंदर इसका जो है ख़ासा असर देखने को मिलेगा। और यही वजह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी अपनी स्ट्रेटजी अकॉर्डिंगली ही बनाई है, क्योंकि दोनों डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर उनके भी मेंबर्स हैं और PDP के भी मेंबर्स हैं, मिनिस्टर्स भी है PDP की तरफ से। तो यही वजह है कि हलचल उतनी ज़्यादा भी आपको ऊपर नज़र नहीं आ रही है, लेकिन अंदर अंदर से हलचल जो है वो शुरू हो गई है। और जहाँ तक कागजात नामजदगी दाखिल करने की बात करें श्रीनगर असेंबली सीट के हवाले से, तो फिलहाल 7 लोग और आए हैं कल जिन्होंने अपनी नॉमिनेशन फाइल की है। और जो 7 लोग कल नॉमिनेशन फाइल हुए उन्हें चेतन शर्मा है, अकाली भारत हिंदू महासभा, और उसके साथ साथ है बिक्रमजीत सिंह जम्मू कश्मीर लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी, फारूक अहमद डार इंडिपेंडेंट है, मिर्ज़ा सज्जाद हुसैन बेग राष्ट्रीय जन क्रांति पार्टी है, महराज खुर्शीद मलिक ये भी आज़ाद होंगे, गुलाम मोहिउद्दीन ये भी आज़ाद होंगे और रियाज अहमद ये भी आज़ाद होंगे। तो कुल मिलाकर अगर कल के 7 को भी मिलाया जाए तो अभी तक 11 उम्मीदवार मैदान में आ चुके हैं। चूँकि अभी इन कागजात वापस लेने का भी सिलसिला है, लेकिन इन 11 में अगर आप देखेंगे तो 2 ही प्रोमिनेंट फिगर्स आपको नज़र आएंगे, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के कैंडिडेट नज़ीर अहमद खान साहब। गो श्रीनगर पार्लियामेंट्री सीट के ऊपर जो है वो
दोहरा मुकाबला होगा। तिकोनी मुकाबला बिल्कुल नजर नहीं आएगा क्योंकि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का इत्तेहाद हुआ। दोहरा मुकाबला होगा, टू साइड से जो है कैंपेनिंग चलेगी। इसके साथ साथ अब साउथ कश्मीर चलिए, जहां पर आज नॉमिनेशंस फाइल किए जा रहे हैं। आज का दिन काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने देखा जिस दिन इलेक्शन नोटिफिकेशन इशू हुआ था श्रीनगर का, उसी दिन से साउथ कश्मीर पर सबकी नजरें थी क्योंकि साउथ कश्मीर करो या वरो वाला मामला जहां पीडीपी के लिए है, वहीं पर अब अपोजिशन के लिए भी वो बना हुआ है। पीडीपी ने मुफ्ती मोहम्मद सईद के फर्जंद तसद्दुक मुफ्ती को मैदान में उतारा है और नेशनल और कांग्रेस इत्तेहाद ने गुलाम अहमद मीर को मैदान में उतारा है। और वहां पर भी मुख्तलिफ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स की तरफ से जो है वो फॉर्म्स तो लिए गए हैं, लेकिन अभी जो मुकाबला नजर आ रहा है वो भी वहां पर दो तरफा मुकाबला होगा, यानी इत्तेहादी कैंडिडेट कांग्रेस नेशनल इत्तेहाद और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का, और दोनों आज अपने कागजात नामजदगी भरने जा रहे हैं। अगरचे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस के हिसाब से ज़्यादा कोई बड़ा काफिला नहीं होगा, सेक्शन 144 भी इम्पोज रहेगा, लेकिन उसके बावजूद भी माना जा रहा है, जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से हमें कहा गया है, जो ऑफिशियल रिलीज उनका आया है कि सीनियर लीडर्स जो होंगे वो तसद्दुक मुफ्ती को एक कंपनी करके सरताज मदनी का साहब का बयान अभी थोड़ी देर पहले हमें मिला है, जिसमें कहा गया है कि पार्टी के सीनियर लीडर्स जो होंगे वो एक कंपनी जाएंगे तसद्दुक मुफ्ती को। और इसी तरह से कांग्रेस के पास जो होंगे वो उमर अब्दुल्ला भी होंगे और अंबिका सोनी जो AICC की नॉमिनेटेड मेंबर भी है और इंचार्ज जम्मू कश्मीर है, वो GA मीर के साथ होंगे जब वो आज कागजात नामजदगी दाखिल करेंगे। उसके फ़ौरन बाद दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ के पार्टी कन्वेंशन से अभी हम ये देख रहे हैं कि कल नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस इत्तेहाद की मीटिंग हुई थी, उसमें स्ट्रेटजी चॉकआउट की गई कि कैसे हमने चलना है, कौन कौन से रेड जोन से कहाँ कहाँ पर काम करने की ज़रूरत है, वो सारी स्ट्रेटजी तो वहाँ पर बनी, लेकिन अब कन्वेंशनों से बाहर आने की ज़रूरत है। अभी तक हम सारा कैंपेनिंग चाहे श्रीनगर का देखें तो पार्टी हेडक्वार्टर था, या साउथ कश्मीर देखें तो डाक बंगलो था, या अपनी ऑफिशियल रेजिडेंस थे। अब ये कैंपेनिंग डाक बंगलो ऑफिशियल रेजिडेंस से बाहर आएगी। जिस तरीके से कल हमने देखा कि दमहाल हांजीपोरा में भी एक ज़बरदस्त जलसा हुआ जिसमें अब्दुल्ला खान और मकामी मेंबर असेंबली जो वहाँ पर है वो वहाँ पर मौजूद रहे और उन्होंने लोगों तक जाने की कोशिश की। उस दूरी को कम करने का सिलसिला जो हमने कल देखा, अगर जब परसों पथराव भी हुआ था, लेकिन कल हमने देखा कि दोबारा एक कोशिश की गई और अच्छी खासी गैदरिंग भी वहाँ पर थी। तो अब ये कैंपेनिंग जो है मुझे लग रहा है काफ़ी तेज़ होगी, लेकिन इसमें एक और बात जो है वो कुछ इंडिपेंडेंट प्लेयर्स जो हमारे स्टेट के अंदर है उन पर भी नज़र रहेगी। बिल्कुल इशफाक, जिस तरह से आपने कहा कि श्रीनगर सीट पर दो पार्टियों के दरमियान मुकाबला होगा जिसमें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और नज़ीर अहमद खान का नाम सरफहरिस्त है, लेकिन जो दूसरे लोग हैं 7 पार्टियों के या जो इंडिपेंडेंट वहाँ पर हैं, वोट तो बढ़ सकते हैं, क्या इससे असर पड़ सकता है दोनों के दरमियान? देखिए, इन इंडिपेंडेंट्स में जहाँ तक मेरी नज़र है कोई ऐसा चेहरा नहीं है जिसको लेकर कोई वोट बढ़ सकता है, और कितने लोग अभी टिकेंगे चुनावी मैदान में वो भी देखने वाला होगा। अभी तक जो नाम सामने आ रहे हैं, जिन पार्टियों के नाम सामने आ रहे हैं, ये कोई बड़ा फैक्टर नहीं कर सकता। ये 100-50 हज़ार 1,500 वोट अगर कोई कहीं से ले पाया तो वो बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन ज़रूर ये है कि प्रोसेस एक चला हुआ है। और इसमें जैसा मैंने पहले आपसे कहा था कि इंडिपेंडेंट जो हमारे हैं, जो और पार्टीज़ हैं, उन पर सबकी नज़र रहेगी। स्पेशली साउथ कश्मीर में यूसुफ तारगामी साहब जो CPIM के हैं, और श्रीनगर लोकसभा सीट में हकीम मोहम्मद यासीन। तारगामी साहब ने अपने पत्ते तो खोल दिया, उन्होंने कहा कि वो अपोजिशन इत्तेहाद जो है यानी गुलाम अहमद मीर को अपना सपोर्ट देंगे, यानी कुलगाम की एक कॉन्स्टिट्यूंसी से कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलता हुआ कांग्रेस को नज़र आ रहा है। आने वाला वक्त बताएगा कि वो सपोर्ट कितना पॉजिटिवली ट्रांसफॉर्म होता है वोट्स के अंदर, वो तो वक्त बताएगा। लेकिन खान साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी जहां पर सबसे ज़्यादा वोट परसेंटेज पड़ता है, क्या वहां पर हकीम यासीन इत्तेहाद के साथ जाएंगे या कि सरकार के साथ जाएंगे, अभी उन्होंने अपने पत्ते जो है वो खोले नहीं। बिल्कुल गौर, बात हो रही है इलेक्शन के हवाले से। इसी हवाले से मैं हमारे साथ जुड़ चुके हैं हरबंस नाको कीजिए। हरबंस नाको कीजिए, आपसे जानना चाहूँगा कि अब तक जो इलेक्शन के दौरान इलेक्शन बाइकाट हुर्रियत की जानिब से आ रहा था, ये कॉल हुर्रियत की थी, लेकिन अब की बार गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी ने इलेक्शन से दूरी इख्तियार करने का फैसला किया है। क्या वजह है और क्यों ऐसा किया जा रहा है? हरबंस जी। देखिए, गुज्जर बकरवाल हमेशा ही कई मांगे मांगते रहे हैं, उसमें पहाड़ी भी है, और पहाड़ी की मांगे अभी तक मंजूर नहीं की गई है। जहां तक गुज्जर समुदाय का बात है, और जग जाहिर है कि गुज्जर समुदाय में
मियां अल्ताफ और उनके वालिद की बहुत बड़ी पैठ है और बाइकआउट तो उन्होंने किया है, उनकी कुछ अपनी मांगे हैं और खास करके बॉर्डर पर जो उन्हें सुविधा चाहिए थी वो नहीं मिल पा रही है और कई ऐसे बॉर्डर में लोग हैं हालांकि इधर समुदाय के, तो मियां अल्ताफ उनके एमएलए भी हैं कंगन से। मुझे उम्मीद है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस बनाने में कामयाब रहेगी और ये भी हम जानते हैं कि ज्यादा जो गुज्जर वोट चंक है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ झुकाव करता है। हरबंस जी, अगर दोनों पार्लियामेंट्री सीट्स की हम बात करें, चाहे अनंतनाग की बात करें या श्रीनगर की बात करें, अनंतनाग में कुपवारा, अपना कोकरनाग, शांगस और ऊपरवाला बेल्ट जो सारा है, वहाँ पर कहीं ना कहीं गोजर वोट का काफ़ी ज़्यादा असर रहता है। और इसी तरीके से श्रीनगर लोकसभा सीट में कंगन, गांदरबल और फिर खान साहब का भी काफ़ी ज़्यादा बेल्ट है, जो बीरवा बेल्ट है, खाक का बेल्ट है, वहाँ पर भी कहीं ना कहीं इस तरीके के वोटर्स जो है वो सामने आते हैं और उनका एक इम्पॉर्टेंट रोल बनता है वोट परसेंटेज को बढ़ाने के हवाले से। एसटी स्टेटस को लेकर इनकी जदोजहद है और माना जा रहा है कि इनका सीधा निशाना इस बार कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस है। उनका मानना है कि दोनों सरकारों ने अपने अपने टेन्योर में जो वादा किया था कि एसटी स्टेटस मिलना चाहिए वो दिया नहीं, इसलिए वो खफा है। कितना इम्पैक्ट इसका दोनों पार्टियों पर पड़ सकता है, बुरा, और क्या कोई ब्रेक थ्रू होने की उम्मीद है इस पर? प्रसाद जी, मेरा पूरा मानना है कि जो 16 विधानसभा की सीटें जैसे आपने बताया अनंतनाग में है और 13 विधानसभा की सीटें जो श्रीनगर में है, इसमें 6 सीटें ऐसी हैं जिनमें पूरा प्रभुत्व जो है, पूरी पैठ है वो गुज्जर बकरवाल की है और उम्मीद की जा सकती है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अपना राजनीतिक दाव इन पर चलाएगी और कामयाब होगी और पीडीपी भी इससे पीछे नहीं रहेगी। क्योंकि अशफाक जी, जहां तक अनंतनाग की बात है तो वहां पर आज जो उम्मीदवार कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के संयुक्त उम्मीदवार है, जो प्रदेश कांग्रेस प्रधान भी है, उनको मुश्किलें तो बहुत हैं क्योंकि आप देखें गुलाम नबी आजाद के गुट के नहीं है वो और गुलाम नबी आजाद धड़ा इनसे नाराज चल रहा है। बावजूद इसके आशा की जा सकती है कि पीडीपी, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी तरफ इन्हें आकर्षित करने के लिए कोई ना कोई राजनीतिक पैंतरा फेंकेगी और मुझे लगता है वो आखिर कामयाब हो ही जाएगा। चलिए रूलिंग कोलेशन की थोड़ी सी बात करें। और रूलिंग कोलेशन में अब चूंकि आज एक और नोटिफिकेशन आनी है, जहां लोकसभा के चुनाव होने हैं वहीं पर अपर हाउस के भी चुनाव आज होने हैं और काउंसिल के हवाले से आज बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन जो है वो इशू की जाएगी। और नोटिफिकेशन इशू होने के साथ ही जो हमारी अपर हाउस की 6 सीटें उस पर चुनाव होना है। वहीं पर खबर यह है कि इत्तेहाद, जो भारतीय जनता पार्टी और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का साझा इत्तेहाद बना था सरकार बनाने के हवाले से, उसमें भी कहीं ना कहीं एक बार फिर दूरियां नजर आ रही हैं, क्योंकि पुंछ की जो सीट है उस पर दोनों दावेदार मजबूती के साथ पकड़े हुए हैं। और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का अपना असूल है कि उनका मानना है कि वो उनके पास सीट है इसलिए उन्हीं को मिलनी चाहिए। वहीं पर बीजेपी खीमे से खबर कुछ और ही आ रही है। क्या खबर वो सारी है और कितना इसका इम्पैक्ट चुनाव पर पड़ सकता है अगर ये मामला हल नहीं हुआ? अशफाक गौहर जी, जैसे जम्मू कश्मीर की कश्मीर घाटी की 2 लोकसभा की उपचुनाव में भाजपा ने यह ताल ठोका है कि हमारा जो अलायंस था वो प्री पोल अलायंस नहीं था। हमने विकास के कार्यों के लिए जम्मू कश्मीर लद्दाख में डेवलपमेंट कराने के लिए नॉर्थ साउथ और साउथ पोल इकट्ठा हुए हैं। इसी तरीके से अभी भी भाजपा ये बात दोनों ही सीटों पर लोकसभा में कह रही है। जहां तक पुंछ की सीट बात है तो पीडीपी अपनी जगह बिल्कुल सही है, मगर भाजपा ये कह रही है कि हमारा कोई प्री पोल अलायंस नहीं हुआ था और चूंकि हमारा प्रभुत्व जो है बीजेपी का वो जम्मू डिवीजन में है तो ये सीट पर हम उम्मीदवार खड़ा करेंगे, पीडीपी हमें सपोर्ट करें। तो अभी अशफाक बहुत ही तनातनी बनी हुई है और जैसे तनातनी सत्ताधारी दल में है उससे ज्यादा अशफाक तनातनी जो है वो कांग्रेस में है, क्योंकि कांग्रेस में गुट है। जैसे मैंने कहा गुलाम नबी आजाद का अलग गुट है, मीर का अलग गुट है और उसी में एमएलसी अलग अलग उनके आने उनमें समस्या आएगी। तो फिलहाल ये काफी बड़ा राजनीतिक अखाड़ा जो बना है
इसमें कई दांव आपको देखने में मिलेंगे। कुछ हरबंस जी, सफल तो अगर 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 ये दोनों इत्तेहाद यानी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और भारतीय जनता पार्टी पुंछ राजौरी सीट पर कोई फैसला नहीं कर पाए तो कहां पर समीकरण आपको नजर आते हैं? तो वोट सारा डिवाइड हो जाएगा, तो क्या कोई फैक्टर है कि तीसरा इसमें निकल पाए? शादी ऐसा भी हो सकता है, पर अभी तक जो मुझे कुछ भीतरी सूत्र बता रहे हैं, दोनों अपनी अपनी बात कर रहे हैं, मगर आखिरकार रूलिंग पार्टी से एक ही कैंडिडेट होगा, या पीडीपी का होगा या बीजेपी होगा, ऐसा अभी तक निकल के सामने आ रहा। अलबत्ता ये नूरा कुश्ती अभी चलती रहेगी। चलिए, हम कोशिश करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का भी व्यू पॉइंट इस पर आए, लेकिन जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की नोटिफिकेशन साहिल आज आनी है, अभी 10 बजे के आसपास वो नोटिफिकेशन इशू होगी, जिसमें 6 अपर हाउस की सीटें, एमएलसी की सीटों के लिए चुनाव होगा। और उसमें नोटिफिकेशन के हिसाब से जो आपका नॉमिनेशन फाइल करने की आखिरी तारीख है वो मार्च 29 है, और कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल जो है वो 30 तारीख यानी मार्च 30 तारीख को होगी, और वापस लेने के लिए अप्रैल 3 तारीख रखा गया है नामों को। और इस तरीके से 17 अप्रैल को चुनाव होंगे और 17 अप्रैल शाम तक ही पूरे नताइज जो है वो सामने आएंगे, और 18 को नोटिफिकेशन रिजल्ट्स का भी सामने आएगा। और इस तरीके से जो इलेक्टोरल प्रोसेस है, चाहे लोकसभा का हो या अपर हाउस का हो, वो कंप्लीट होगा। लेकिन बात चुनाव की हो रही है, जम्मू कश्मीर के हालात की हो रही है, और जम्मू कश्मीर के हालात में ये दोनों चीज़ें बात करना काफ़ी ज़रूरी था, क्योंकि जहाँ लोकसभा की चुनाव सामने है, वहीं पर आज नोटिफिकेशन जो है वो अपर हाउस की भी आनी है। जी बिल्कुल गवर चुनाव की बात हो रही है, और चुनाव के हवाले से आपसे जानना चाहूँगा कि पुलिस ने हुर्रियत लीडरान पर कदगन जो है क्रैकडाउन शुरू किया है। जो भी हुर्रियत के साथ वाबस्ता है उनको पकड़ने की या उनको खाना नज़रबंद करने की कोशिश की जा रही है, और पुलिस का इसमें यह मानना है कि किसी को भी इलेक्शन में रखने डालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। आपसे ये जानना चाहूँगा, क्या इस तरह की कार्रवाइयों से ज़मीनी सतह पर इन इलेक्शन पर क्या असरात मुअस्सर होंगे? देखिए, ज़मीनी सतह पर मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ा इम्पैक्ट इससे पड़ेगा। अगर उन्हें इलेक्शन कैंपेनिंग के लिए जाने भी देते तो तब भी नहीं पड़ता, क्योंकि 1991 के चुनाव जब लोकसभा के हुए थे तो एक हालात थे, चुनाव हुए ही नहीं। और 96 के चुनाव जब हुए, असेंबली के चुनाव हुए, तो वो किन सख्त मराहिल में हुए सबके सामने है। और उसके बाद लगातार चुनाव होते रहे, और जब भी इलेक्शन बाइकआउट की कॉल हुई, वोट परसेंटेज बढ़ा है। यानी एक तरफ से बाइकआउट था, दूसरी तरफ से वोट भी पड़े। ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है जो हम सबको मानना पड़ेगा। लेकिन अब पुलिस को जो इस बार अप्रहेंशंस है, जहाँ तक हमारे सोर्स हमें बता रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि साउथ कश्मीर थोड़ा हॉटबेड माना जा रहा है मिलिटेंसी के हवाले से, और जो हालात पिछले 5-6 महीने में अगर पिछले साल बने हुए थे वो ज़्यादा ख़राब उस तरीके से ना हो, और ज़्यादा लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ख़राब ना हो। यही वजह है कि उन लोगों पर शिकंजा कसा जा रहा है जो एंटी इलेक्शन कैंपेनिंग चलाने के मूड में थे। चाहे वो मीरवाइज उमर फारूक साहब थे, उन्हें हाउस अरेस्ट रखा गया। सईद अली गिलानी पहले से ही हाउस अरेस्ट है। शबीर शाह को बीच में छोड़ा जाता है, बीच में बंद रखा जाता है। नईम खान ऑलरेडी बंद है। और उसके बाद जो उनका रैंक 2 वाला मामला है, उनको दर पकड़ के सिलसिले में जो है वो तेज़ किया गया है पुलिस की तरफ से। कल रात को जो हमारे पास खबर आ रही है कि 24 घंटों के दौरान 30 से ज़्यादा हुर्रियत कारकुनों को ज़ेर हिरासत रखा गया है। सिर्फ यही वजह है कि इलेक्शन बाइकआउट मुहिम ना चले, नंबर 1, और इलेक्शन के अंदर अमन अमान बरकरार रहे, और कोई इस तरीके का वाक़या न हो जिससे अमन अमान दरहम बरहम हो। वो मामला भी सबके सामने है, और यही वजह है कि ये पुलिस की कार्रवाई की जा रही है। जहां पुलिस अपने तरीके से कार्रवाई करी है, वहीं पर अलहदगी पसंद खीमे का भी अपना मानना है कि जो बात रखने की बात हो रही थी कि सबको बात रखने का मौका मिलेगा, और अपोजिशन हो या विद इन द मेन स्ट्रीम हो, सबको बात करने का हक है, वो कहीं ना कहीं उनसे लिया जा रहा है, जिस पर वो बरहम है। लेकिन सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा करना वक्त की अहम तरीन ज़रूरत भी है अगर अपने स्टेट में चुनाव कराने हैं। बिल्कुल गवर रियासत की सियासी सूरत हाल के बाद अब बात करेंगे जो अवामी मसले हैं या रियासती सरकार के कुछ फैसले हैं। महकमा हेल्थ जो अक्सर बेशतर सुर्खियों में रहता है, आज एक बार फिर महकमा हेल्थ ने एम्बुलेंस के हवाले से एक फ़ैसला लिया है। क्या ये फैसला और इसके क्या असरात होंगे?
देखिए, चूंकि क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस पर हमारे जो सीनियर साथी है हरबंस नागोके जी, उन्होंने एक डिटेल रिपोर्ट दिखाई थी। जब हम एम्बुलेंसेस के हवाले से और हम अपने जेके स्पेशल में मुख्तलिफ मामला को उठाते रहे, उनमें हेल्थ सेक्टर भी एक इशू था। तो उस पर जब हम बात करते रहे तो बहुत सी चीज़ें सामने आई, बहुत सी चीज़ों पर सरकार ने जवाब भी दिया, बहुत सी चीज़ों पर वो खामोश रहे। लेकिन बात उस वक्त चली थी एम्बुलेंसेज की, और उन एम्बुलेंसेज की जिन्हें क्रिटिकल केयर एम्बुलेंसेज कहा जाता है। और फिर ऑन द ग्राउंड हरबंस नागोकी साहब गए थे और उन्होंने वो सारा सिस्टम जो है वो दिखाया था कि किस तरीके से नई एम्बुलेंसें आई हैं और किस तरीके से ऑन रोड उन्हें लाया जाएगा। ये उम्मीद उस वक्त लगाई जा रही थी कि शायद उन्हें उन इलाकों में भेजा जाएगा जो एक्सीडेंट प्रोन एरियाज है, जहां पर इसकी ज़रूरत है। लेकिन अब जो खबर आ रही है वो ये है कि अब एम्बुलेंसों का जो सिस्टम है ये प्राइवेटाइज हो रहा है और डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ को इसके साथ कुछ नहीं रहेगा, बल्कि हैदराबाद की एक कंपनी है जिसको ये आउटसोर्स किया जा रहा है और उसी को 102 जो कॉल नंबर है दिया गया है ताकि वो ये एम्बुलेंसेस यूज़ करें। न सिर्फ ये क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस बल्कि दीगर एम्बुलेंसों का सिस्टम भी उन्हीं को सौंपा जा रहा है। ये हैदराबाद की कंपनी जो है माना जा रहा है कि अप्रैल या मार्च के बाद ही अपना काम जो है वो शुरू करेगी। और इस सिलसिले में अब जो नई सियासत है वो शुरू होने जा रही है। सियासत जो शुरू होने जा रही है उस पर बात करेंगे हरबंस नागो के हिसाब से, क्योंकि वो हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। हरबंस जी, जानना चाहूँगा कि जिस तरीके का नया अरेंजमेंट आ रहा है कि अब आउटसोर्स किया जाएगा एम्बुलेंस को और 102 नंबर जो है वो हैदराबाद की एक कंपनी को मिलेगा, किस तरीके से आप इस पूरे प्रोसेस को देखेंगे और क्या ये रियासत के लोगों के लिए हजम होगा और पॉलिटिशियंस क्या इस पर अब सियासत नहीं करेंगे? अशफाक जी, एक लंबी जिद्दोजहद के बाद जहां पेशेंट सड़कों पर ही जब सड़क दुर्घटना होती थी अपनी जान दे देते और ज्यादातर जो एक्सीडेंट के घायल हैं वो ब्रॉथ डेड लाए जाते थे, क्योंकि 25 स्टेटों में 102 और 108 की सुविधाएं थी, जम्मू कश्मीर में नहीं थी। 2500 अशफाक जी यहाँ पर हमारे किसी भी तरीके की एम्बुलेंसेस नहीं हुई। मैं थोड़ा आपसे समय चाहूंगा गहराई तक जाने का, और जिधर आपने एक बहुत मुद्दा उठाया है कि इसमें राजनीतिकरण कितना होगा। अशफाक जी, पहले सिर्फ हमारे जम्मू कश्मीर में मेडिकल मोबाइल यूनिट होती थी, नॉमेड क्षेत्र के लिए होती थी, इसमें सब कुछ होता था, मगर वो सफेद हाथी बना मेडिकल कॉलेज जम्मू और श्रीनगर खड़ी, उसका कोई फायदा नहीं हुआ। इसके बाद सरकार ने 2005 में एक जो अशफाक जी एम्बुलेंस जिसमें 102 कहते हैं, 102 कहते हैं, कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, GVK EMRI, ये अशफाक जी साउथ की कंपनी है। और इसी कंपनी ने दिल्ली का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट और उसकी मेडिकल सारी फैसिलिटीज है, इसी कंपनी ने दी थी। ये अपना पूरा सेटअप बनाने के लिए पूरी कार्रवाई शुरू कर गए हैं। इसमें अशफाक जी 2 तरीके के एम्बुलेंसेज हैं और इन एम्बुलेंसेज में 100 एम्बुलेंसेज जम्मू में आ चुकी हैं और एक यार्ड में खड़ी हैं। इसमें 55 एम्बुलेंसेज जो है वो वादी कश्मीर और लद्दाख के लिए हैं और 45 अशफाक जी जो है वो एम्बुलेंस जो है जम्मू के लिए है। इसमें सारी बेसिक लाइव सप्लाई है और इसमें ये वादा किया गया इस कंपनी में, जहां पर भी कुछ घटना होगी 30 मिनट के अंदर ग्रामीण क्षेत्र में यानी कि रूरल एरिया में इसको जाना होगा और शहर में कोई घटना होगी तो अशफाक गौर जी 15 मिनट में जाना पड़ेगा। अगर इसमें नहीं जाते तो इस कंपनी को पेनल्टी लगेगी। और ये जो अब एम्बुलेंसेज आई है, सरकार का इसमें कोई रोल नहीं रहा। मेडिकल कॉरपोरेशन जो सारा जम्मू कश्मीर मेडिसिन और हेल्थ इक्विपमेंट इकट्ठा कर रही है, उस पर भी कई राजनीतिकरण हुआ और जिन अधिकारियों का उसमें BMO है, डायरेक्टर है, उनका हलवा मांडा बंद हो गया है, वो इस कॉर्पोरेशन को अभी पूरा चलने नहीं दे रहे हैं। हरबंस जी, इससे पहले हमने देखा था कि आउटसोर्स करने की बात हुई थी उन दुकानों को, उन मेडिकल आउटलेट्स को, वो भी बाहर की एक कंपनी को मिला, जिस पर काफ़ी विरोध प्रदर्शन जो है वो जम्मू में भी देखने को मिला। अब वो श्रीनगर में भी खुलने जा रही है तो वहाँ पर भी इस तरीके के विरोध के सुर उठ रहे हैं कि किस तरीके से बाहर के लोगों को रिहेबिलिटेट किया जा रहा है यहाँ पर। अब जब ये नया विवाद सामने आ रहा है, एम्बुलेंसें भी आप हैदराबाद की एक कंपनी को दे रहे हैं, अगरचे इनका काम बेहतर है पूरे मुल्क के अंदर, क्या विद इन द स्टेट कोई मैकेनिज्म नहीं बनाया जा सकता था कि ये सारा सिस्टम विद इन द स्टेट चले? अशफाक जी, चलाया जा सकता था अगर हमारी स्टेट सक्षम होती, हमारी J&K हेल्थ सर्विसेज में, हेल्थ डिपार्टमेंट में इच्छा शक्ति होती,
विल पावर होती। यहाँ तो एक मंत्री जाता है, दूसरा आ जाता है, वो अपना काम शुरू कर देता है। पिछला का जो पंजाबी में कहावत है, अग्गा दौड़ तो पिछा चौड़, यही हेल्थ डिपार्टमेंट का हाल हुआ है। अब अशफाक जी जो कंपनी है, इनके पास कोई चारा नहीं था। और हमारी अशफाक गौहर, खास करके हम बात करें चाहे चिनाब वैली की, चाहे हम नॉर्थ कश्मीर की बात करें, पुंछ राजौरी की बात करें, कितनी सड़क दुर्घटनाओं में अशफाक जी लोग वहीं चारे मौत उनकी हो जाती, चूंकि ब्रॉड डेड लाए जाते हैं, चूंकि उनको फैसिलिटीज नहीं मिलती। अभी तक कोई कंपनी सक्षम नहीं थी, इसके लिए बाकायदा टेंडर हुए हैं। और अशफाक जी, ये कंपनी 25 स्टेटों में काम कर रही है, टोटल इंडिपेंडेंट। हाँ, अलबत्ता कुछ पॉलिटिशियन, कुछ मिनिस्टर अपने कुछ आदमी उसमें डालने की कोशिश करेंगे, कंपनी मानेगी नहीं। कंपनी का मैं रिकॉर्ड सवेरे जब देख रहा था, तो अभी तक अशफाक गौहर जी इस पर कोई आंच नहीं आई है। अब क्या है, जो अभी तक 25 स्टेटों में इसको आंच नहीं आई है, जम्मू कश्मीर जिसकी राजनीति को समझ नहीं पाया, कहीं ये आके भंवर जाल में फंसेगे तो नहीं। ये अशफाक गौहर जी मुझे लगता है आने वाले समय में। चलिए हरबंस जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि प्रोग्राम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आएंगे तो बात करेंगे नाम बदली के हवाले से, क्योंकि सिर्फ यहाँ पर जो एक कंपनी आ रही है और एक और मामला भी जम्मू से जुड़ा हुआ है, और वहाँ पर सियासत जो है वो काफ़ी तेज़ हो रही है, और उस सियासत की वजह से तरक्की का जो पहिया है, रफ्तार जो है वो रुका पड़ा है, और वो रुकने का अंदेशा और भी आगे है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ये गेस्ट नहीं आया? अच्छा, वो 9:30 खुल जाएंगे। चलो, ये अपने गेस्ट का हाल है तो दूसरों को क्या बताएं हम। हाँ ना, वो क्या करे, कार्टून चुना। इस बार एक नया फीचर देखने को मिल रहा है कि स्टेट के अंदर 102 सर्विस जो है, टोल फ्री सर्विस, वो शुरू होने जा रही है। और एक नया फीचर इसमें यह है कि अब हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर भी प्राइवेटाइजेशन का विंडो जो है वो खुल गया है, और मई के महीने से बाज़ाब्ता तौर पर जो एम्बुलेंस सर्विस है वो शुरू होगी, और हैदराबाद की कंपनी GVK EMRI कंपनी जो है वो ऑन रोड होगी मई में। इस तरीके की खबर है। खबर की तह की जो अंदर की खबर थी वो हरबंस जी से तो हमने जान ली, लेकिन हरबंस जी, जम्मू के हवाले से अगर बात करें तो एक और मामला जो है वो काफ़ी उलझा हुआ है, और वो रोप वे के हवाले से है, जहाँ गुज़श्ता दिनों हमने टूरिज़्म डिपार्टमेंट की मिनिस्टर MOS जो है उनसे हमने बात की थी, और उन्होंने कहा था कि जम्मू सूबे के अंदर मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्ट्स को जो टूरिज़्म के साथ रिलेटेड है उनको गति देने के लिए काम किया जा रहा है, और एंड ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर बहुत से प्रोजेक्ट्स जो है वो कंप्लीट होंगे। रोपवे की जहां तक हम बात करें, उस बहुफुट रोपवे पर एक नया विवाद शुरू हुआ है, और कुछ लोगों का मानना है कि जो नाम तब्दीली हो रही है वो उन्हें मंजूर नहीं है। क्या है ये पूरा इशू? हमारे जम्मू कश्मीर के नाज़रीन और स्पेशली कश्मीर और लद्दाख और पूरे मुल्क में जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं वो जानना चाहेंगे कि नाम बदली से काम पर कितना फर्क पड़ सकता है। अशफाक जी, सचमुच जम्मू के लिए फिर एक बैड लक है, एक दुर्भाग्य है कि बाहू फोर्ट केबल प्रोजेक्ट जो है, जो एक मेन अट्रैक्शन होने वाला था, आगे बहुत सा पर्यटक इसकी तरफ आने वाले थे, खास करके माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए आते हैं, या जब वार्षिक बाबा अमरनाथ यात्रा 1 महीने या उससे ज्यादा समय के लिए होती है। केबल कार का जो प्रोजेक्ट काफी देर से अशफाक जी रुका हुआ था, अभी शुरू हो गया था, मगर जब टेंडर में जो है, टेंडर में इसका नाम जो है वो शाहबाद के नाम का टेंडर निकला। यहाँ के कुछ संगठनों को जो रजिस्टर्ड राजनीतिक दल नहीं है उनको ये अच्छा नहीं लगा, वो सड़क पर आगे आंदोलन कर दिया, और ये 17 मार्च वाला टेंडर कैंसिल हो गया है। ये एक और दुर्भाग्य की बात है
कि नाम कोई भी होता, कम से कम जम्मू वाले ये सोचते इसको टेंडर तो हो जाने देते, काम तो होता, नाम कोई भी हो, जम्मू में विकास रुकेगा। अलबत्ता जो राजनीति कर रहे हैं उनका एक जाते जाते एक उनके हाथ में तुर्रा आ गया है, जिसको वो भुनाने की कोशिश करेंगे और दो समुदाय में तनाव पैदा करने की कोशिश करेंगे। सरकार को भी चाहिए था अशफाक जी कि ऐसा कोई नाम ना रखते, जो जम्मू जो पहले नाम था वही चलने देते। तो ये समझता हूँ दुर्भाग्य हुआ है। हरबंस जी, मुझे याद है कि असेंबली के अंदर भी ये मामला उठा था और असेंबली के बाद जब स्टेट केबल कार प्रोजेक्ट की तरफ से एक प्रेस रिलीज आया था तो उसमें कहा गया था कि इस तरीके का बिल्कुल कुछ भी नहीं है और एक डिटेल स्टेटमेंट उनकी तरफ से आया था। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि जो टेंडर फ्लोट किया गया है उसमें शाहाबाद का नाम इंट्रोड्यूस किया गया है, मुबारक मंडी के हवाले से भी जो नॉमेनक्लेचर इसमें है वो काफ़ी तब्दील हो रहा है, तो इसलिए ज़्यादा परेशानी हो रही है। अब अगर ये परेशानी इसी तरीके से चली तो क्या ये रोपवे का काम फिर से रुक सकता है? निश्चित यह तो अशफाक भी रुक गया। देखिए अब अशफाक जी टेंडर कैंसिल हो गया है, नए टेंडर की अधिसूचना जानी है, मगर अशफाक जी यहाँ पर जैसे कहते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, दोनों ही दलों को सोचना चाहिए। अब भाजपा के या उसके साथ के जो बाएं बाजू के संगठन है वो सीधा सीधा गठबंधन सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि जम्मू में भी कई स्थानों पर जो जमीनें सरकारी हैं अलग अलग विभागों की, उस पर कब्जा करने की कोशिश एक समुदाय कर रहा है और सरकार के कुछ सरकार का एक हिस्सा उनको सपोर्ट कर रहा है और इलीगल जमीनों पर बसाया जा रहा है। और जो जमीनें पहले ही इलीगल थी जहां पर एक समुदाय का कब्जा है उसको भी नहीं हटाया जा रहा। तो ये अशफाक जी जो तनातनी लगातार बन रही है ये कहीं एक और विकराल रूप धारण ना कर ले, ऐसी आशंका लगने लगी है। उसका एक अशफाक जी मैं कारण देख रहा हूं, भाजपा से आम लोग खफा हैं और अलग अलग छोटे छोटे जो दल हैं, जैसे आप शिव सेना के कई गुट देखें, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद देखें, संघ परिवार के और अलग अलग संगठन देखें, हिंदू वाहिनी देखें, दूसरे देखें, ये सब एक मिलकर सरकार के विरोध में जाने वाले हैं। और इस संबंध में जो भीतर के सूत्रों ने मुझे कल रात को बताया था कि इस बात की जानकारी राष्ट्रीय प्रधान को दे दी गई है और संघ परिवार को भी दे दी गई कि इस तरीके से गठबंधन सरकार में हमारे भाजपा के मंत्री चुप हैं। अलबत्ता खास करके फायर ब्रांड नेता जिन्होंने अभी शराबबंदी की बात की थी, नौशहरा के भाजपा का विधायक, वो बहुत गुस्से में है। तो मुझे लगता है अशफाक कि एक और बड़ा भारी मामला सामने आएगा और सरकार की किरकिरी होगी। चलिए, सियासी पारा जम्मू में भी काफ़ी तेज़ हो रहा है, मुख्तलिफ इश्यूज़ है, आप पर एक और ख़बर पर भी बात करेंगे, लेकिन साहिल पहले बात करेंगे वज़ीर आला के हवाले से। जी बिल्कुल इशफाक गौहर, जिस तरह से पहले ही जब भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी ने रियासत में सरकार बनाई तो कहीं ना कहीं वादी के लोगों में इस चीज़ को लेकर नाराज़गी पाई जा रही थी। और जिस तरह से कल सीएम महबूबा मुफ्ती ने बयान दिया है कि नरेंद्र मोदी वाहिद ऐसे लीडर है जो कश्मीर में या रियासत जम्मू कश्मीर में अमन की बहाली के लिए पाकिस्तान के साथ इस मसले को उठा सकते हैं, किस नज़र से आप इस बयान को देखते हैं? देखिए, वज़ीर आला साहिबा का जो स्टेटमेंट आया है ये सिर्फ बहस्ती वज़ीर आला नहीं आया, बल्कि एज ए प्रेसिडेंट ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी हु इज़ इन पावर, यानी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की लीडर जो है उनकी हैसियत से भी आया है। और ये पहली बार इस तरीके का स्टेटमेंट नहीं आया, इससे पहले भी दिया था। आज जो स्टेटमेंट आया है ये सिर्फ इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव ने पूरी छवि जो है वो बदल दी है। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने क्लीन स्वीप किया है और मेजॉरिटी से भी बढ़कर वोट लिए हैं और उसमें सबसे ज़्यादा हाथ जो है वो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी का रहा है और उन्हीं की लीडरशिप में ये सारा चुनाव लड़ा गया और इसलिए सारा जो क्रेडिट है वो होने जा रहा है। उस क्रेडिट को देखते हुए कहीं ना कहीं वज़ीर आला ये बात कह रही है कि अगर जम्मू कश्मीर के ज़ख्मों पर मरहम कोई रखेगा तो वो सिर्फ वज़ीर आज़म की ज़ात है, यानी प्राइम मिनिस्टर साहब है। अगर जम्मू कश्मीर के मसले को, उलझते हुए मसले को कोई हल कर सकता है तो वो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर मोदी हो सकते हैं। और अगर
पाकिस्तान के साथ कोई 1 to 1 कर सकता है किसी भी इशू पर, तो वो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर की ज़ात है, क्योंकि जिस फुल फ्लेज्ड मेजॉरिटी के साथ वो पार्लियामेंट के अंदर है, उसी फुल फ्लेज्ड मेजॉरिटी के साथ वो दीगर रियासतों से भी उन्हें सपोर्ट मिल रहा है। और उस सपोर्ट को देखते हुए प्राइम मिनिस्टर का ये, चीफ मिनिस्टर का ये स्टेटमेंट आया है। और अगर सिर्फ चंद रोज पहले जिस दिन यूपी के चुनाव हुए थे, और यूपी के चुनाव के दिन जो ट्वीट उमर अब्दुल्ला ने किया था, उन्होंने भी इस बात को दूसरे लफ्जों में डिप्लोमेटिक वे में यह माना था कि वजीर आजम साहब की क़यादत इतनी मजबूत क़यादत है कि 2017 या 2020 के चुनाव भी जब होंगे, आगे वाले जो लोकसभा के चुनाव होंगे, उसमें भी कहीं ना कहीं ये लीडरशिप मजबूती के साथ उतर सकती है। जब अपोजिशन भी ये मान रही है, स्टेट लीडरशिप भी मान रही है, तो मुझे लग रहा है कि एक पॉजिटिव स्टैंड है। और प्राइम मिनिस्टर को भी इस बात का अब अंदाज़ा लग चुका है कि जो बात ग्राउंड से आ रही है, जो मन की बात लोगों की है, वो उन तक पहुंच रही है। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में आप इसकी रिफ्लेक्शन जो है वो ग्राउंड पर ज़रूर देखेंगे। बिल्कुल इशफाक गौर, आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरह से सिंतास आबी माहदे को लेकर पाक भारत के दरमियान कल भी जो मीटिंग हुई थी वो कहीं ना कहीं अच्छी खासी रही। उसके बाद जो चीन का बयान आया आज इक्तिसादी राहदारी के हवाले से, चीन ने बिल्कुल कहा है कि सलामती कौंसिल ने उन्हें इजाज़त दे दिया है और अब किसी मुल्क को इसमें रखने डालने की ज़रूरत नहीं है। किस तरह के असरात इससे इस जो पाकिस्तान और भारत आपस में रिश्तों को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है, इसका असरात क्या होंगे? देखिए, सीपैक के असरात कितने जम्मू कश्मीर पर पड़ेंगे, इसका अंदाज़ा आपको वज़ीर आला की उस बयान से भी देखना चाहिए, जब उन्होंने कहा था कि सीपैक के सबसे ज़्यादा फ़ायदा जम्मू कश्मीर को हो सकता है अगर वो इस पैक में आते हैं। लेकिन वो होगा नहीं अभी, क्योंकि अभी चीन के साथ आपके उतने बेहतर ताल्लुकात नहीं है। चीन और पाकिस्तान के राब्ते काफ़ी मजबूत है, और चीन जो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर कर रहा है, POK के अंदर कर रहा है, उस पर कोई थर्ड पार्टी इंटरवेंशन ना हो, भारत की तरफ से कोई दबाव ना बने, इसलिए उन्होंने एक ज़मानत जो ली है वो यूनाइटेड नेशन से ली है। और उन्होंने कहा कि देखिए, वो अपना काम कर रहे हैं एक पड़ोसी मुल्क के अंदर, तो इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। वहाँ मुझे लगा कि चीन का अपना एक स्टैंड है, और वहाँ पर कोई ज़्यादा इम्पैक्ट जो है उसका नहीं पड़ सकता। लेकिन क्या पाक भारत रिश्ते इससे ख़राब होंगे? मुझे ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है कि सीपैक से कोई पाक भारत के रिश्ते ख़राब हो सकते हैं, क्योंकि अगर आप मनीशंकर अय्यर और दीगर लीडर्स की बात करेंगे जो कंटिन्यूसली ट्रैक 2 पर काम करते रहे हैं पाकिस्तान के साथ, और आज भी वो लगातार इस तरीके की कोशिशें कर रहे हैं, तो उनका मानना है कि पाकिस्तान चीन की दोस्ती तो अपनी जगह हो सकती है, और जिस तरीके से डेवलपमेंट चीन वहाँ पर कर रहा है उसके अपने मकासद हो सकते हैं, लेकिन भारत सरकार का जो मौक़िफ़ है चीन के विज़ाविज़, पाकिस्तान के विज़ाविज़, वो एक अलग स्ट्रेटजी को लेकर चल रहा है, और उस स्ट्रेटजी का ज़्यादा मस्बत असर जो है वो पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा है, और इसका इम्पैक्ट जो है वो आने वाले दिनों में पाकिस्तान पर भी देखने को मिल रहा है। ये मनीशंकर अय्यर जी का भी मानना है। लेकिन अगर आप ग्राउंड की बात करेंगे तो मुझे नहीं लग रहा है कि कोई बड़ा असर जो है वो इससे पड़ सकता है। लेकिन एक चीज़ मैं आपके पिछले वाले सवाल के साथ जोड़ना चाहूँगा, और अपने नाजरीन के लिए, कल वज़ीर आला ने एक और अहम बात बताई कि वो चाहती है कि जो शाह हमदान अलैहिर्रहमा के दौर में जो रास्ते थे, ट्रेडिशनल रास्ते थे, जिन रास्तों से तिजारत हुआ करती थी, उन रास्तों को बहाल किया जाए, उन रास्तों को खोला जाए। अगर ये रास्ते खोले जाते हैं तो इसका इम्पैक्ट जो है वो डेफिनेटली जम्मू कश्मीर पर पड़ेगा। अभी आप जो क्रॉस बॉर्डर क्रॉस LOC ट्रेड की बात करें, या क्रॉस LOC में जो लोग आते जाते हैं, जब वो मिलके आते जाते हैं तो वहाँ के मनाजिर देखने लायक होते हैं, और फिर वो सोच जो लेकर आते हैं वो सोच देखने लायक हो। और अगर ये रास्ते और खुलते हैं, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट होता है, तो ज़रूर है कि जो टेंशन बार बार LOC पर, इंटरनेशनल बॉर्डर पर या भारत पाकिस्तान के बीच देखने को मिल रही है, उस पर कहीं ना कहीं कमी ज़रूर नज़र आएगी। बिल्कुल इशफाक गौर, अब बात करेंगे बाबरी मस्जिद के हवाले से। बाबरी मस्जिद का जो मसला है वो काफ़ी देर से सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, और कल सुप्रीम कोर्ट से ये बात सामने आई है कि दोनों फ़िरक़ैन को आपसी बाहमी तौर पर बातचीत करने को कहा गया है। मज़ीद तफसीलात आपके पास इस हवाले से क्या है? देखिए, मैं हरबंस जी के पास भी जाना पड़ेगा इस मसले पर, क्योंकि वो भी इसे काफ़ी क्लोजली कवर करते रहे हैं पहले दिन से। लेकिन जहाँ तक बाबरी मस्जिद और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ से जो बात सामने रखी गई है कि मीडिएशन के ज़रिए मामले को हल किया जाए, और दोनों फ़िरक़ैन, चाहे वो
मुसलमानों के लीडर्स हो या हिंदू मुस्लिम लीडर्स हो, वो आपस में मिलकर मसले को हल करें, तब जाकर ये मसला हल हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली अभी कोई इंटरवेन नहीं कर सकता है। और साथ साथ जिस तरीके से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि अगर उनके ज़ात की भी ज़रूरत पड़ेगी तो वो इंटरवेंशन के लिए तैयार है, वो आ सकते हैं, ये एक मस्बत पहलू है। लेकिन अगर आप हिस्ट्री को देखेंगे तो 1986 में भी इस तरीके की कोशिश हुई थी, जब शंकराचार्य कांची कामत और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बीच में मियां अली नदवी के बीच में मुज़ाकराती अमल चलाया गया था, लेकिन वो फेल हुआ। उसके बाद केस दोबारा अदालत में चला गया और तब से कंटिन्यूसली, चाहे वो हाई कोर्ट में हो या सुप्रीम कोर्ट में, ज़ेर समाअत है। इस बार मुसलमानों की तरफ से जो मुख्तलिफ सेक्शंस हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की बात को वेलकम किया है, लेकिन उनका मानना है कि एक बेंच को सुप्रीम कोर्ट ही नॉमिनेट करे और वो अगर मीडिएशन करे तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, नंबर एक। दूसरा ये भी है कि डे टू डे हेयरिंग में अब इस मसले का हल होना चाहिए और बेसिक ज़मीन कहाँ की है, किसकी है, वो प्रॉपर्टी राइट्स जो है वो डिस्प्यूट ख़त्म होना चाहिए, ताकि मज़ीद उलझन जो है वो मुल्क के अंदर ना हो। ये एक पॉजिटिव स्टैंड आया। और इसमें ज़फ़रियाब जिलानी जो कन्वीनर है इस पूरे कमेटी के, उनका मानना है वी आर रेडी विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मीडिएशन, वी ट्रस्ट हिम, वी आर ऑल्सो रेडी if we nominate a team for hearing the matter, but the court settlement is not possible, out of court settlement is not possible। ये ज़फ़रियाब जिलानी साहब का मानना है कि कोर्ट के बाहर अगर आप चाहेंगे कि मामले का हल हो, ये पॉसिबल नहीं है। कोर्ट अगर कोई कमेटी बनाती है वो उनके पास जाएंगे, लेकिन कोर्ट को वर्डिक्ट देना पड़ेगा, तभी जाकर मामला हल हो सकता है। ये ज़फ़रियाब जिलानी साहब का मानना है। और इसी तरीके से अब सुब्रमण्यम स्वामी साहब जो इस केस को पैरवी कर रहे हैं, उन्हें भी कोर्ट की तरफ से कहा गया कि वो भी अपने तरीके से इस केस को आगे ले चले और दोनों तरफ के लीडर्स को बात करें। हरबंस जी, पूरी खबर आपके सामने है, इसका अब आगे क्या इम्पैक्ट आप देख पाते हैं? क्या जो उम्मीदें यूपी चुनाव के बाद कुछ संगठनों के अंदर उभरी है कि बाबरी मस्जिद की जगह मंदिर बनेगा या मंदिर की जगह और कुछ बनेगा वहां पर, तो क्या ये पॉसिबल है आज के डेट में कि सुप्रीम कोर्ट की इंटरवेंस के बगैर कोई डिसीजन एमिकेबली हो? अशाक गौहर जी, सचमुच बहुत ही संवेदनशील मामला है उत्तर प्रदेश का, जिसकी विश्व की निगाहें इसमें लगी हुई हैं। जो माननीय सुप्रीम कोर्ट एक नया आयाम दिया है और जो कहा गया है, एक बड़ा सकारात्मक कदम है। और ऐसे समय में अशफाक जी ये आया है माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जब यूपी की कमान एक योगी के पास है, और ऐसा योगी कि जो कहते हैं तनपटा बाबा जो होता है, बाबा सिद्ध गौरिया जो है, उनका गुरु गोरखनाथ के ये शिष्य हैं और एक फायर ब्रांड नेता हैं। और इस समय जितनी बड़ी मेजॉरिटी उत्तर प्रदेश में आई है, उससे सभी कहते हैं राम राज्य आएगा। राम राज्य में कोई दुखी नहीं होता था, किसी भी समुदाय के साथ अन्याय नहीं होता था। तो मुझे लगता है अशफाक गौहर जी, जितनी भी बातें हो रही हैं वो सब एक पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हैं, सकारात्मक जा रहे हैं। और हमें ये उम्मीद करनी चाहिए कि इसमें कुछ ऐसा मसला निकले ताकि ये बनी हुई परिस्थिति जो पहले विस्फोटक थी वो सामान्य हो जाए। काफी उम्मीद पड़ रही है अशफाक जी, खास करके उत्तर प्रदेश का शासन जिनके पास है और प्रधानमंत्री मोदी का पूरा समर्थन है। और मुझे लगता है सब मुस्लिम संगठन, हिंदू संगठन मिलके, माननीय सुप्रीम कोर्ट भी बीच में आए, एक हल निकलेगा जिसमें भारत की एक नई छवि आएगी। और अशफाक जी, बहुत पुराना गाना था, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती हैं बसेरा, वो भारत देश है मेरा, एक राम राज्य होगा। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ सुबह सुबह जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन खबरों का सफ़र जो है वो गुलिस्तान न्यूज़ पर बराबर जारी रहेगा और इस मॉर्निंग शो में और भी कुछ है अभी। और जी साहिल बताएं। बिल्कुल इशफाक, अब बात करेंगे नाश्ते टनल के हवाले से। नाश्ते टनल की अगर हम बात करेंगे तो श्रीनगर जम्मू कौमी शहरा जब भी बंद होती है तो अपोजिशन ये बात कह रही है कि नाश्ते टनल कब की तैयार हो चुकी है और अभी इसकी इनाग्रेशन नहीं की गई है। अब ये बात सामने आ रही है कि ये बाज़ाब्ता तौर पर अब लोगों के नाम वक्फ की जाएगी, कब और किस महीने में, ये आपके पास इस हवाले से क्या मज़ीद जानकारी है? देखिए, नाश्री टनल जो है इस पर सबकी नज़र इसलिए भी है क्योंकि मुल्क की सबसे बड़ी टनल ये बनी है, सोफिस्टिकेटेड गैजेट्स उसमें लगे हुए हैं
और गुज़श्ता दिनों जब कौमी शाहराह बंद हुआ था तो ट्रायल रन के लिए इसको खोला भी गया था और उसी वक्त सेशन भी चल रहा था और सेशन के अंदर वज़ीर आला साहिबा ने भी इस बात का ऐलान किया था कि वज़ीर आज़म साहब आएंगे और इस प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करेंगे। वहीं पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो वज़ीर ममलिकत भी है PMO में और इस इलाके के उधमपुर इलाके के वो सांसद भी हैं, लोकसभा मेंबर भी है, वो क्लोजली इसको मॉनिटर कर रहे थे और उन्होंने कहा कि जब ये टनल खोला गया था गाड़ियों की आवाजाही के लिए तो उन्होंने कहा था कि ये ट्रायल रन है और ट्रायल रन में हम देखना चाहेंगे जो गैजेट जो इक्विपमेंट जिस तरीके से व्यवस्था वहाँ पर की गई है क्या वो सही है या उसमें कुछ और सुधार करने की ज़रूरत है। चूँकि ट्रायल रन अब कंप्लीट हो गया, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और टनल के जो मुंतज़मीन है उन्होंने अब इसको बंद करने का फैसला लिया है क्योंकि ट्रायल रन कंप्लीट हो गया और जो माइनर रिनोवेशन है उसको की जाएंगी। और अब खबर यह है कि वज़ीर आज़म के दफ्तर से जो हमारे पास बड़ी खबर आ रही है वो ये है कि 2 अप्रैल को इसका इनॉग्रेशन हो सकता है। 2 अप्रैल को वज़ीर आज़म के दफ्तर से हमारे पास एक खबर आ रही है कि वज़ीर आज़म ने टेंटेटिव डेट जो है वो 2 अप्रैल को दिया है। लेकिन 2 अप्रैल को जब आप देखेंगे तो चुनावी माहौल जो होगा रियासत के अंदर चल रहा होगा और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इन्फोर्स होगा कुछ इलाकों के अंदर। और जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इन्फोर्स होगा तो वज़ीर आज़म साहब कोई बड़े पैकेज की अनाउंसमेंट नहीं कर सकते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली। और यही वजह है कि हिज़्ब इख्तिलाफ की जमात खुसूसन पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का ये मानना है कि इस डेट को थोड़ा सा डेफर किया जाए और चुनाव ख़त्म होने के बाद वज़ीर आज़म साहब आए इनॉग्रेशन करें। लेकिन इनॉग्रेशन के वक्त जहां कुछ तरक्याती प्रोजेक्टों के हवाले से बात हो वहीं पर एक पॉलिटिकल प्रोसेस को भी इनिशिएट किया जाए, ये भी उनका मानना है। लेकिन अभी जो डेट है वो 2 अप्रैल की है और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने ये क्लियर किया है और नेशनल हाईवे अथॉरिटी को कहा गया कि वो 2 अप्रैल के लिए तैयार है। अब देखना होगा कि क्या वज़ीर आला साहिबा मोटिवेट कर पाएंगी वज़ीर आज़म के दफ्तर को और वज़ीर आज़म को कि वो 2 तारीख को ना आए। अगर 2 तारीख को आती है तो ज़्यादा कोई पॉलिटिकल ड्रामा देखने को नहीं मिल सकता है क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वहाँ पर लगा होगा। लेकिन ये टनल हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है। कल भी मैंने अपने प्रोग्राम में बताया था कि इस तरीके की टनल जो है वो अब रामबन में भी होनी चाहिए और दीगर इलाकों में भी होने चाहिए ताकि मामलात जो है नेशनल हाईवे को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर हो। जी इशफाक, बिल्कुल हमारे गेस्ट जो है आज के चौधरी शामलाल जो PHE मंत्री है रियासत के, उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे और बात करेंगे रियासत की सियासत के हवाले से, तामीर तरक्की के हवाले से, जिस एजेंडा ऑफ अलायंस को लेकर दोनों PDP और BJP ने सरकार बनाई है, इस हवाले से बात करेंगे। चलिए फिलहाल तो हमारे साथ जम्मू से जुड़ चुके हैं वज़ीर आबपाशी फ्लड कंट्रोल चौधरी शामलाल जी। चूँकि आज इनसे जुड़ने का एक बड़ा प्रोग्राम जो हमारा था वो ये था कि आज वर्ल्ड वाटर डे है और वर्ल्ड वाटर डे को पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है और यूनाइटेड नेशन के चार्टर के हिसाब से बनाया जा रहा है। और कुछ मुबस्सिरीन का ये भी मानना है कि जो अगली जंग होगी दुनिया में वो पानी पर होगी और पानी की इफादियत और अहमियत जम्मू कश्मीर के लिए भी काफ़ी अहम है क्योंकि वाटर टेबल भी कहीं ना कहीं कम हो रहा है और जो हमारे अपने आबी पनागाहें हैं वहाँ पर भी क्या हालात है। इस मुख्तसर से वक्त में अब उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सीधे चलते हैं जम्मू जहाँ से वो हमारे साथ इस वक्त बराह रास्त जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ इस वक्त बराह रास्त जुड़े हैं जम्मू से। सबसे पहले जानना चाहूँगा कि आज वर्ल्ड वाटर डे है तो क्या पैगाम आपकी वजारत आपकी मिनिस्ट्री की तरफ से पूरे जम्मू कश्मीर के लिए है? क्या आप तक हमारी आवाज आ रही है? शामलाल जी, जानना चाहूंगा कि क्या आज जो दिन है वर्ल्ड वाटर डे पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है, पूरे मुल्क में इसको मनाया जा रहा है, लेकिन जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो क्या खुसूसी प्रोग्राम है और क्या पैगाम आपका रहेगा बहैसियत PHE इरिगेशन फ्लड कंट्रोल मिनिस्टर के? जहाँ तक हम जम्मू कश्मीर की बात करें, आज वाटर डे है, सारे हिंदुस्तान में मनाया जा रहा है और जहाँ जम्मू में भी वाटर डे हम मना रहे हैं। और इसका हमारा एक ही मकसद है कि हम पानी को बचाएं और पानी को साफ रखें और हर घर को पानी साफ पीने के लिए मिले। इसके लिए मैं अपनी सारे जनता को ये संदेश देना चाहता हूँ कि हम सरकार की जो कोशिश है और मंशा है कि हर घर को साफ पानी पीने के लिए मिले। सरकार अपना काम तो कर रही है लेकिन जितनी जनता है जनता भी हमें सपोर्ट करे ताकि पानी को बचाए और पानी को साफ रखे ताकि हर घर को पानी मिले। और उसके साथ साथ जितना भी खेतों में एग्रीकल्चर करने के लिए किसानों को
खेत में पानी चाहिए, उसके लिए भी हम चाहते हैं कि जितने भी हमारे पानी के सोर्सेज है उसको साफ रखा जाए। जहां तक हमारे जम्मू में ये है रणवीर कनाल जो महाराजा के टाइम के बनी हुई है, प्रताप कनाल जो बनी हुई है, वो कनाल भी साफ रखे। लोगों ने आज उस नहर को एक डस्टबिन बना रही है, एक नाले की शेप दे रखी है। हम चाहते हैं कि लोग इसकी तरफ भी तवज्जो दें और नहर को साफ रखें ताकि नहर का पानी भी हर खेत को मिले। इसलिए हम काम कर रहे हैं और हमारे जम्मू में जो पानी की कमी थी हम वहाँ नए ट्यूबवेल निकाले हैं और बाकी भी पानी की हम स्कीमें लगा रहे हैं ताकि लोग। चौधरी साहब, जानना चाहूंगा वाटर रिसोर्सेज जो हमारे हैं उन वाटर रिसोर्सेज का क्या हाल है, क्या वो कम हो रहे हैं? क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स ऐसी बता रही है कि जो हमारे नेचुरल वाटर रिसोर्सेज है, चाहे वो ग्लेशियर्स के जरिए से आ रही थी या वाटर टेबल जो हमारा अंडरग्राउंड वाटर टेबल है वो भी कम हो रहा है। क्या स्टेटस है हमारी स्टेट का, और क्या ये कोई चिंताजनक बात तो नहीं है जो स्टेटस अभी बाहर से आ रहा है, जो कुछ एनजीओज की तरफ से आ रहा है कि काफी वाटर टेबल जो है वो कम हो रहा है? ये तो बात सही है कि जो ग्राउंड वाटर है वो वाटर लेवल तो लो हो ही रहा है, वो सही बात है। हम भी चाहते हैं कि ये जो वाटर लेवल लो हो रहा है और आने वाले समय पानी की हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है, उसके लिए हम सब ने मिलकर प्रयास कर रहे हैं कि कहीं ऐसे चेक डैम बनाए जाएं जिससे वाटर रिचार्जेज हो सके और आने वाले समय में इसकी दिक्कत ना हो। और उसके साथ साथ हमारी जम्मू कश्मीर रियासत एक खुशकिस्मत रियासत है क्योंकि जहां हमारे दरिया चनाब जैसे दरिया है, दरिया झेलम है और पानी की इतनी कमी तो नहीं, लेकिन फिर भी जो वाटर लेवल है वो डाउन हो रहा है। उसके लिए सरकार की और हमारी डिपार्टमेंट की जो सोच है कि हम चेक डैम बनाए ताकि जो बरसात का पानी रोक कर एक तो हम खेतों को भी दे सके, किसान एग्रीकल्चर करने के लिए भी इस्तेमाल कर सके और साथ साथ इस वाटर चेक डैम बनने से वाटर लेवल भी रिचार्ज हो सके ताकि आने वाले समय में जो हमें सब लोगों के सामने है कि आने वाले समय में पानी की दिक्कत होने वाली है और आने वाली लड़ाई जो पानी के ऊपर होने जा रही है, इस पर हम सब की ध्यान होना चाहिए। और मेरा तो जो संदेश है कि हमारी जितनी भी जम्मू कश्मीर की जनता है और पूरे देश के भी जब मैं अपनी रियासत को संदेश देना चाहूँगा कि हम सब पानी की बचत करें, जितना पानी हमें जरूरत है उतना पानी ही इस्तेमाल करें ताकि बाकी पानी बाकी लोगों को भी पीने के लिए भी मिले। और साथ साथ पानी के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए आपकी वजारत, आपकी मिनिस्ट्री क्या कर रही है? क्योंकि हमने श्रीनगर की अगर बात करें तो वहां पर हम देख रहे हैं कि जो लोकल हमारे किचन गार्डन्स होते हैं, गाड़ी धोने की चीजें होती है, मकान बनाने के हवाले से भी इसी पानी को इस्तेमाल किया जा रहा है और जम्मू प्रोविंस में भी इसी तरीके का मामला है और डिपार्टमेंट उतना ज्यादा वाइब्रेंट नहीं नजर आ रहा है कि पानी के बचाव के हवाले से जो काम करना था। हम इसके लिए अपने जम्मू कश्मीर रियासत के अवाम को अवेयरनेस करने के लिए CCDU जो हमारा PHE का एक डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से हर जगह, हर स्कूल में, हर मोहल्ले में जाकर लोगों को अवेयर कर रहे हैं। चाहे जम्मू है, जम्मू रन, बिग जम्मू रन भी हमने किया और हर स्कूल तक हमारी टीम पहुंची और हर गांव में पहुंची। हम जगह जगह ये डिस्ट्रिक्ट लेवल की वर्कशॉप कर रहे हैं, उसके साथ साथ हर गांव में जाकर खेल के जरिए और मेले लगा रहे हैं ताकि लोगों को जानकारी मिले। हम चाहते हैं कि लोग खुद अवेयर हों, सरकार जितना मर्जी करे, लेकिन जब लोग खुद अवेयर नहीं होंगे तब तक इस पर कोई अमल होने वाला नहीं। मैं यही संदेश अपनी जम्मू कश्मीर की जनता को देना चाहता हूं कि एक तो जो पीने का साफ पानी हम लोगों के घर तक पहुंचाते हैं उसका सही इस्तेमाल करें। जितना पानी उनको जरूरत होती है, जब उनकी टैंकी फुल हो जाती है उसको बंद करें और गलियों में वेस्ट ना जाए और जितना पानी हम घर में भी इस्तेमाल करते हैं उतना इस्तेमाल करें। जितनी जरूरत है उसके बाद अपने नल बंद करें ताकि दूसरे घर में पानी पहुंच सके। जहां तक इरिगेशन सिस्टम का काम है, वो जितनी इरिगेशन कनाले हैं जब उसको इतना गंदा कर दिया है, इस तरह डस्टबिन बना दिया है, मैं सारी जनता को ये भी कहना चाहूंगा कि आप इसके लिए भी अवेयर रहे ताकि जो खेत में पानी पहुंचना है उसके लिए हम रुकावट ना बने। और ये जो कनाल है, ये पुराने समय में जब लोग खेती करते थे इस नहर का पानी पीने के लिए भी इस्तेमाल करते थे। आज इस पानी को हम
देख भी नहीं सकते, इस तरह की हालत जो बनाई हुई है। मैं अपनी सारी जम्मू कश्मीर के अवाम को यही चौधरी साहब जानना चाहूंगा कि जो फिल्ट्रेशन प्लांटों की हालत है वो कहां पर है, क्योंकि अगर आप पूरे मुल्क के रेशियो को देखेंगे तो जम्मू कश्मीर एक काबिल कदर बेहतरी में है, एक अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट है वाटर रिसोर्स में और वाटर प्यूरिफिकेशन में और इस तरीके से फिल्ट्रेशंस में। लेकिन क्या जदीद टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाएगा और क्या नए फिल्ट्रेशन प्लांट्स जम्मू कश्मीर में लग सकते हैं? जैसे कि आपने कहा कि फिल्ट्रेशन प्लांट, सही बात है कि पुरानी टेक्नोलॉजी की लगे हैं लेकिन बहुत बढ़िया हैं। जम्मू में तो काफ़ी जगह जे तो हम ग्राउंड वाटर से भी पानी लेते हैं, ट्यूबवेल हमारे लगे हुए ज़मीन से पानी ले रहे हैं। श्रीनगर में हमारा ज़्यादा ग्रेविटी सिस्टम है और श्रीनगर में भी अभी हमारी एक नई स्कीम जो टंगनार बनी है वो इतनी बड़ी और इतनी अच्छी स्कीम है और नई टेक्नोलॉजी से जो फिल्ट्रेशन प्लांट बना है। इस तरह के जम्मू में हम नई टेक्नोलॉजी के फिल्ट्रेशन प्लांट जो हम टेस्ट करने जा रहे हैं, अगर वो फिल्ट्रेशन प्लांट अगर सही निकले तो हम कोशिश करेंगे कि हर जगह जो पुरानी टेक्नोलॉजी से जिससे ज़्यादा एक्सपेंडिचर आता था और कम पानी मिलता था, साफ पानी नहीं मिलता था, हम चाहते हैं कि अब लोगों को घर तक बिल्कुल साफ पानी पीने के लिए मिले ताकि लोगों की सेहत ठीक रह सके। ऐसी भी खबरें बहुत से इलाकों से आ रही है कि आपका मैन और मशीनरी वहां पर बिल्कुल काम कर रहा है, लेकिन सोर्स जो टैपिंग का सोर्स है वो रॉ वाटर है और बिना किसी प्रोसेस के वो भी दिया जाता है। क्या उस पर कोई लगाम लगाई गई? क्योंकि लास्ट टाइम आपने असेंबली के अंदर इसको इंश्योर किया था कि इस तरीके की जो भी खबर आएगी उसका संजीदगी के साथ नोटिस लिया जाएगा। मैंने अपनी डिपार्टमेंट को यही हिदायत दी है कि बिल्कुल सही तरीके से काम करे, जो सही काम नहीं करा उसके खिलाफ एक्शन भी लिया जाएगा। इसलिए मेरी कोशिश रहती है कि मैं हर जगह हर स्कीम को पर्सनली देखने जाऊं और मैं खुद इसको मॉनिटर करता हूं और जितने भी हमारा कहीं भी जो फिल्ट्रेशन प्लांट है चाहे बाकी भी काम चल रहे हैं वहां हम जाकर देखते हैं और मेरी डिपार्टमेंट के लोग बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं और लोगों को भी हमने नंबर दिए है, अगर कहीं भी कोई ऐसी कंप्लेंट आती है वो हम उसको इमीडिएटली सॉल्व करते हैं ताकि जम्मू कश्मीर के अवाम को हर घर को साफ पानी पीने के लिए मिले। ड्रेजिंग की जरा बात करें, क्योंकि ड्रेजिंग का डिपार्टमेंट जो है, इरिगेशन का डिपार्टमेंट, वो भी आपके जेरे नज़र है और आप उसको पर्सनली मॉनिटर भी कर रहे हैं। चाहे श्रीनगर की ड्रेजिंग की बात करें या जम्मू में कैनालों की ड्रेजिंग की बात करें, सुप्रीम कोर्ट के भी ऑर्डर्स है कि जहां जहां पर भी इस पर नाजायज कब्जा हुआ है वो हटाया जाए, तो लेकिन वो प्रोसेस अभी उतना ज़्यादा तेज़ी के साथ नज़र नहीं आ रहा है। जहां तक ड्रेजिंग की बात की जाए, सही बात है कि ड्रेजिंग का काम तो हमारा श्रीनगर में ज्यादा है, जेलों में। जम्मू में इतनी ड्रेजिंग की जरूरत नहीं है लेकिन ड्रेजिंग का काम चल रहा है। एक तरफ मैं तो कहूंगा कि ड्रेजिंग का जो काम है वो इतनी स्पीड में नहीं चल रहा जितना वो चलना चाहिए था, लेकिन दूसरी साइड में अगर कहूं कि जम्मू में 6 महीने जो टर्माइल रहा, बाकी सारे जितनी भी एजेंसी थी, चाहे वो RNB की थी या बाकी दूसरी डिपार्टमेंट की, सबका काम बिल्कुल बंद हो गया था, बिल्कुल काम हुआ ही नहीं था। लेकिन फिर भी हमारी ड्रेजिंग की जो एजेंसी है ये काम करती रही, बेशक इन्होंने काम कम किया। अब हम और हमारी जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री खुद भी इसको मॉनिटर कर रही है, मैं खुद इसको मॉनिटर कर रहा हूँ। पिछली बार भी मैं हर जगह हर स्पॉट पर गए और अब ड्रेजिंग का काम वो स्पीड अप है, तेजी से चल रहा है और जल्दी से जो काम होगा और इससे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। और आने वाले समय में हमारे PMO हाउस भी इस पर निगरानी रखे हुए है और शायद जल्दी ही और इसको तेजी की जाएगी ताकि ड्रेजिंग का कोई मसला ना रहे। और जम्मू में जहां ड्रेजिंग की इतनी प्रॉब्लम नहीं है, जहां दरिया चनाब में जो था, जो फ्लड से काफी डैमेज हुए थे, उस पर भी काम हमारा तेजी से चल रहा है ताकि आने वाले समय में जब बरसात हो वहां किसी किस्म का नुकसान ना हो। और जहां डीसिल्टी की बात है हमारी कनाल्स की, वो काम हम तेजी से चल रहा है और जल्दी वो कंप्लीट होगा। और जब पहले भी हम ये बैसाखी के दिन पानी छोड़ते थे, इस समय भी बैसाखी के दिन
13 अप्रैल को पानी जो छोड़ना है उस पर बिल्कुल हम तैयार हैं, रेडी है, हमारी डिपार्टमेंट बिल्कुल काम कर रहा है और उस दिन से पहले हम पानी देने के लिए तैयार रहेंगे। एक आखिरी सवाल वो ये कि क्या केंद्र की तरफ से कुछ नए प्रोजेक्ट्स की अप्रूवल मिली है जिनको आप खुद भी परस्यू कर रहे थे और चिमसर साहिबा भी उनको देख रही थी? कुछ मेजर प्रोजेक्ट्स, ऐसी खबर आ रही है कि कुछ मेजर प्रोजेक्ट्स जो है वो इरिगेशन फ्लड कंट्रोल के लिए आ रहे हैं और एक अच्छी खासी रकम हुआ है। जहां तक ये जो मेजर प्रोजेक्ट है, एक तो हमारा दरिया झेलम को एक ड्रेजिंग करना, इसके ब्यूटिफिकेशन करना और इसके वाटर ट्रांसपोर्ट करने के लिए ये जो प्रोजेक्ट श्रीनगर में दरिया झेलम में चलने वाला है, इसका भी काम, इस पर भी काम हो रहा है और जल्दी ये काम होगा और इस पर लोगों को हर किस्म की सुविधा मिलेगी। और जहां हमारे तवी का जो फ्लड से डैमेज होता है वो भी, उस पर भी हमारे मार्फोलॉजी स्टडी हो रही है और इस पर भी जल्दी ये काम होगा। और उसके साथ ही जम्मू कश्मीर में तकरीबन हर जगह काम हो रहा है, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो नई स्कीमें हम लॉन्च करने जा रहे हैं, हम चाहेंगे लोगों को चाहे पीने के पानी के लिए, चाहे हर खेत को पानी, जो हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है कि हर खेत को पानी मिले ताकि किसान अपनी खेती अच्छे तरीके कर सके, उसका प्रोजेक्ट बना हुआ है। और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से वो उसकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आएगी। जो 5 साल का प्रोजेक्ट है उसमें हर खेत तक हम पानी पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे ताकि किसान खुशहाल रहे। तो पहले प्रोजेक्ट में क्या सभी कॉन्स्टिट्यूएंसीज को अडॉप्ट किया जाएगा या जो हिली कॉन्स्टिट्यूएंसीज है उनको लिया जाएगा? इस प्रोजेक्ट में हर किस्म का रखा गया है, चाहे जो कैनाल इरिगेशन से पानी पहुंचेगा वहां उनसे पहुंचाएंगे, जहां छोटी छोटी कूल है, चाहे श्रीनगर में है, चाहे डोडा, किश्तवाड़, पुंछ, रजौरी में है। और उसके साथ साथ जहां कैनाल इरिगेशन का काम नहीं हुआ वहां हम ट्यूबवेल लगाएंगे और ट्यूबवेल लगाने से हर खेत को पानी पहुंचाना हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का जो सपना है उसको साकार करना है। जिस भी सोर्स से पानी पहुंच सके, चाहे चेक डैम बनाने से हर किस्म का, जो 5 साल का प्रोजेक्ट बना हुआ है जिसकी नोडल एजेंसी हमारी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है। और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में इसकी जो पहली इंस्टॉलमेंट आ रही है, 5 साल का जो प्लान है और 5 साल में हमने कंप्लीट करना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जम्मू से जुड़े। तो सामिन मोहतरम, आज के प्रोग्राम का वक्त भी यहीं पर अख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, मुझे और साहिल को देंगे इजाज़त, लेकिन आप बने रहेंगे हमारे साथ। और एक अच्छी खबर आपके लिए ये कि अब आप गुलिस्तान न्यूज़ को एयरटेल पर भी देख सकते हैं। मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।